हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 23 एंड बजट 2023 एंड 24। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो। बिना इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं जितने भी एस्पेक्ट हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसको मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स है, जो कि मैंने अभी बनाया था कुछ दिनों पहले। तो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया इसमें। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसमें बने रहेंगे लास्ट तक। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्ज़ाम में कि कौन प्रिपेयर करता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रिपेयर करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अनंत नागेश्वरन। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि पहले क्या होता था, जो यूपीए गवर्नमेंट में थोड़ा गैप रहता था इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में। बट अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उन एक साल जो 2022 से लेकर 23 के बीच में जो भी कुछ इनका हुआ है उसके बेसिस पे इकोनॉमिक सर्वे बन रहा है। और आने वाले ईयर 23 टू 24 के लिए क्या बजट ले आना है, वो बजट ले आते हो, जो कि नेक्स्ट डे होता है। अभी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे ना थोड़ा और पहले प्रेजेंट करना चाहिए, कम से कम एक महीना पहले, क्योंकि जो चीज़ें मिस हो गई होती है इकोनॉमिक सर्वे में उसको बजट में इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा प्रपोजल चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, वो बात की बातें हैं। तो आगे बात करते हैं। इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो 6th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है। इम्पोर्ट जो है इम्पोर्ट कवर जो है 8 मंथ का है। मतलब कि अगर इंडिया में कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, मतलब सब कुछ, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तब भी इंडिया के पास 8 महीने तक का जो है फॉरेक्स रिजर्व है कि 8 महीने वो इंडिया को चला सकते हैं, इतना फॉरेक्स रिजर्व है उनके पास। और एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है 20% है, जो कि बहुत ही कम है। लोग बोलते हैं ना इंडिया में बहुत ज़्यादा डेप्थ होता जा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जापान देख लो, यूएसए देख लो, चाइना देख लो। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था द हिंदू में प्रॉपर वो आर्टिकल्स भी आए थे कि वहाँ पे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान 100% से ज़्यादा है। बट इंडिया में ओनली 20% है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जिसके रीज़न है इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू 30% ऑफ जीडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो मार्केट में जो अदर रिसोर्सेज लाइक सीपीआई इंक्रीज़ होगा, डब्ल्यूपीआई इंक्रीज़ होगा, जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जीबी इंक्रीज़ होगी। ओवरऑल जो होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी सोशल सर्विसेज में या फिर इन्वेस्टमेंट में। आगे बात करते हैं ग्रोथ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो ये सब सारी चीज़ें ना मीन्स में भी नोट आउट, मतलब मैंने लिख भी रखा है कि मीन्स के लिए पॉइंट हो सकते हैं। रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड, आरबीआईज मेजर, टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि टैक्स कलेक्शन डिवाइड बाय जीडीपी, मतलब चेंज इन टैक्स कलेक्शन डिवाइड बाय जीडीपी, दैट इज टैक्स बायंसी। तो जो है पिछली ईयर्स में थे उससे 1.1% इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों ने टैक्स दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। बैंक्स बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है। रियल जीडीपी इंक्रीज़ हुई है 2022 से 23।
15 लाख करोड़, 157 लाख करोड़ जो है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हुई है 2022 से 23, जो कि 270 लाख करोड़ है। इंक्रीज परसेंटेज 2020, we were having नेगेटिव ट्रेंड फॉर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी बिकॉज कोविड-19, सबको पता है कोविड-19 की वजह से -7% तक जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया था इंडिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीडीपी जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट पे होता है, बेसिक प्राइस पे होता है और मार्केट प्राइस पे। 3 तरीके की हम जीडीपी निकाल सकते हैं। जो फैक्टर कॉस्ट जीडीपी होती है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। दूसरा जो होता है बेसिक प्राइस पे होता है, जिसको मैन्युफैक्चर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जो कि थर्ड जो होता है मार्केट प्राइस पे होता है, जो कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव पे होता है, जिसमें सीपीआई वगैरह चीज़ें होती हैं। तो बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, तो एक फार्मूला निकल के आता है जीडीपी एट बेसिक प्राइस इक्वल टू ग्रास वैल्यू एडिशन, जिसको हम जीबीए बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन कोविड-19 जीडीपी एंड जीबीए डिफरेंस डिक्रीज एज इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज हुआ था। इनडायरेक्ट टैक्स जब डिक्रीज हुआ था तो जीडीपी एंड जीबीए जो थी वो भी डिक्रीज हुई थी। रिसेशन इंडिया फेस्ड फॉर 5th टाइम बी मेजर फॉर। जो रिसेशन होता है वो सबको पता होगा 2 क्वार्टर में, ये तो बेसिक टर्म है कि जब इन्फ्लेशन आता है या डिप्रेशन आता है या फिर रिसेशन आता है, जो कंटिन्यूस क्वार्टर के बेसिस पे हम बताते हैं। आई थिंक यू सब आप लोग वेल अवेयर हो इस चीज़ को लिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, कैसे सीपीआई के बेसिस पे हम 4 ± 2 का वो निकालते हैं। आई नो आप लोगों को पता होगा। सर्टेन ट्रेंड्स जो हैं कि इंक्रीज इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, जिसको जीसीएफ बोलते हैं। रीज़न क्राउडिंग इन इफेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आल्सो इंक्रीज्ड हेयर मोर देन हैंड। देखो ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर रखा है, जो कि आपके कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको PFCE बोलते हैं। हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, PFCE इक्वल टू कंज्यूमर गुड्स प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल प्लस पेड सर्विस लाइक कुक एंड प्लस रेंट पेड वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज़ नोट कर लो। इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी जो है PPP मॉडल पे है। इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी है जो कि मार्केट एक्सचेंज रेट पे है। और इंडिया के पास 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। 3 चीज़ें जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। GCF, इसको बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। GCF बोलते होता है GFCF प्लस चार्जेस इन। ठीक है, तो GFCF इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि होता है क्रिएशन ऑफ एसेट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, R&D एंड कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। अच्छा, एक टर्म नया आया है जो कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, डॉलर इंडेक्सिंग। ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है इसमें, क्या है कि बी टेक इन अकाउंट इन 6 करेंसीज। दूसरा क्या होता है, बेस ईयर होता है। देखो इंडेक्स के लिए क्या होता है, जैसे CPI इंडेक्स होता है, WPI इंडेक्स होता है, ऐसे ही उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वैसे डॉलर इंडेक्सिंग में भी क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि USA में होता है। इसमें करेंसी होती है, बेस ईयर होता है, असाइन टू वेटेज टू ईच करेंसी, 6 करेंसी होती है, परसेंटेज ऑफ ट्रेड कैरिड आउट विथ US, टोटल वेट होता है 100%। डॉलर इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज होती है तो देखो जैसे क्या होता है, डॉलर इंडेक्स वैल्यू इन्होंने USA ने बना रखा है। डॉलर इंडेक्स वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो मतलब US की करेंसी में अप्रिशिएशन होगा। अगर अप्रिशिएशन होगा तो बाकी करेंसीज होंगी वीक होंगी।
ठीक है। तो अगर डॉलर इंडेक्सिंग होती है यूएसए में, तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इंडियन करेंसी वीक होगी, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा बट इम्पोर्ट डाउन होगा, मतलब कॉस्टली पड़ेगा इंडिया को। फेड बैंक पॉलिसी, क्वांटिटेटिव ईजिंग, टैपरिंग। टैपरिंग तो आपको पता है कि जैसे होता है नहीं कि फ़्लाइट मनी इसको बोलते हैं, कि देखो मैं टैपरिंग वर्ड को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेम्पर टैपरिंग बोलते हैं इसको। क्या होता है कि जैसे अभी से यूएसए में मान लो कि बैंक ने 5% इंटरेस्ट रख रखा है, तो ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाएगी। यूएस फेडेक्स जो है उसमें 5% अगर है इंटरेस्ट रेट, तो सबके पास पैसा है, तो वहाँ पे मार्केट जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो लोग जो वहाँ का पैसा है ना एफडीआई के थ्रू इंडिया या फिर इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है, जो कि जैसे इंडिया में यूएसए से अभी एफडीआई बहुत आ रहा है, क्योंकि यूएसए की मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो लोग यहाँ पे ले आएंगे, तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रुपये की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, अचानक से उनको समझ में आएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो यूएसए की बैंक अगर मान लो 10% कर दी, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी वहाँ के मार्केट में, तो यहाँ का जो पैसा है डॉलर वाला है ना, वो उठ के लोग अपना पैसा यहाँ से उठा के अपनी कंट्री में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको सस्ता पड़ेगा। यहाँ वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, डॉलर लेके आ रहे हैं, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ले जाने के लिए क्या होगा, फिर से उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से रुपये वीक हो जाएगा, सबको डॉलर की ज़रूरत होगी, तो वो अपनी कंट्री में करेंगे, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज का जो है ना वो पैसा बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन करेंसी वीक हो जाएगी। तो ये मतलब होता रहता है, हर कंट्री अपने हिसाब से इकनॉमी चलाती है, तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ वही मैंने बात की इसमें कि जब क्वांटिटी ईजिंग होगी तो डॉलर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, जब टैपरिंग होगी डॉलर सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं डेप्थ बोरोइंग। दो तरीके होते हैं, एक फाइनेंशियल डेप्थ होता है, एक नॉन फाइनेंशियल डेप्थ होता है। फाइनेंशियल डेप्थ में क्या होता है कि बैंक, एनबीएफसीज, बॉन्ड, डिवेंचर्स होते हैं, ये फाइनेंशियल डेप्थ में काउंट होते हैं। नॉन फाइनेंशियल डेप्थ क्या होता है, जिसको कोर डेप्थ बोलते हैं, विच इज़ नॉट बोरोड बाय फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डेप्थ होता है 30% ऑफ जीडीपी, और नॉन फाइनेंशियल होता है वो भी 35% ऑफ जीडीपी लगभग होता है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट इसके लिए आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इस पर। तो फाइनेंशियल डेप्थ वो होता है जो कि बैंक या एनबीएफसी के द्वारा दिया जाता है, बाकी रेस्ट जितने भी डेप्थ होते हैं वो नॉन फाइनेंशियल में काउंट होंगे। अगर आप आई गेस 2020 का प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसमें नॉन फाइनेंशियल डेप्थ में क्या काउंट होगा, उसमें था कि हाउस होल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, और कुछ एक रेंट या कुछ ऐसे था, तो उसका आंसर ऑल था, क्योंकि तीनों जो हैं नॉन एनबीएफसी या फिर बैंक के थ्रू नहीं है, इसलिए नॉन फाइनेंशियल काउंट होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इंडिया से कोर डेप्थ जो है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज जो है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पैसा जो है बैंक से ही ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे आर्टिकल 112 जो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा 112, जो बजट पेश किया जाता है, दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। रेवेन्यू अकाउंट में होता है कि रिसिप्ट प्लस एक्सपेंडिचर, कैपिटल में होता है रिसीव्ड प्लस एक्सपेंडिचर। देखो, रेवेन्यू अकाउंट को हम करंट अकाउंट बोल सकते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, जो विद इन ईयर मतलब 365 डे के मतलब लेस देन ईयर जो भी चीज़ें होती हैं उसको रेवेन्यू में काउंट करते हैं। कैपिटल मतलब कुछ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म से एफडीआई होता है, वो कैपिटल में काउंट होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो कि जैसे वो चिनूक हेलीकॉप्टर ख़रीदा या ब्रह्मोस मिसाइल ली, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन किसी को पेंशन दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म हो गया ना, ये एक साल में या हर महीने मिलती है पेंशन सैलरी, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं काउंट करते, इसको करंट या फिर रेवेन्यू अकाउंट में काउंट करते हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट दो तरीके होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है।
तो टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा, मेंस में यूज हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रिसिप्ट नहीं एक्सपेंडिचर है। अच्छा, जो एक चीज़ और याद रखना, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता है, याद रखना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के 1 रुपये भी हम खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज़, डिफेंस, सैलरी, पेंशन, ग्रांट्स टू स्टाफ फॉर कैपिटल एसेट, और उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? डेप्ट रिसिप्ट, जो कि बोरोइंग के थ्रू ले रहे हैं। नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। सेल्स ऑफ एसेट, रिकवरी ऑफ लोन्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो कि पैसा खर्च होगा, लाइक मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट, लाइक कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मतलब अभी इसे ना पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तो 1 साल में नहीं बनी ना, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, इसका पैसा जो बजट रहा होगा। या फिर कोई जैसे हाईवे का प्रोजेक्ट होता है, या फिर से कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म पे होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, ठीक है। और क्या है? लोन्स टू स्टेट यूटीज़ को, जो हम पैसा लोन देते हैं किसी स्टेट यूटी को, तो वो भी तुरंत तुरंत थोड़े 1 साल में वापस कर देंगे, वो भी कुछ साल के बाद ही वापस करेंगे, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं ना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये अब ध्यान से पढ़ना। ये जो पीपीटी है या पीडीएफ जो है, इसको मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे और भी पीडीएफ पड़ी हुई हैं जो काम के लिए हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो सकती हैं, यूपीएससी के लिए भी हो सकती हैं, ईपीएफओ के लिए हो सकती हैं, स्टेट पीएससी लाइक यूपीपीसीएस, उसमें बहुत पूछता है, और भी स्टेट एग्ज़ाम जो है वहाँ पे पूछा, मेंस में भी इम्पॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बजट और सर्वे जो होता है, ठीक है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो होती है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। आईएमएफ जो है टर्म यूज़ करता है फिस्कल बैलेंस, फिस्कल बैलेंस इक्वल टू टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, टोटल इक्वल टू बैलेंस। बैंक के भी ऐसे करती हैं, कितना लोन में दिया कितना डिपॉजिट में आया, उसको एंड ऑफ द डे पे जो उनका बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। प्राइमरी बैलेंस क्या होता है? फिस्कल बैलेंस माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इन पब्लिक डेप्थ। इन इंडिया टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रिसिप्ट का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुनो आप। रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर जो पैसा आ रहा है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, डायरेक्ट टैक्स जो होता है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जो कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर से लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, मतलब ना पीछे से लेते हैं, घुमा के लेते हैं, इनडायरेक्टली लेते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो होता है वो जीएसटी कलेक्ट होता है। जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ से तुम सामान कोई भी लेते हो, उस पर 5% है, 18% है, 28% है, या 12%, जो भी जीएसटी हो डायरेक्ट है ना, सामान के हिसाब से वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो होता है जीएसटी का होता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये याद रखना, कॉर्पोरेट टैक्स और ये इनकम टैक्स में कन्फ्यूज़न होता है, बट कॉर्पोरेट टैक्स होता है ज़्यादा कलेक्ट होता है कंपेयर टू इनकम टैक्स। उसके बाद एक्साइज और बाकी और सारी चीज़ें हैं, तो ये ऑर्डर याद रखना, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स। उधर डायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, वो पीपीटी से आप देख लेना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंट। वो 2 तरीके का होता है, एक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। तो उसमें फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब पैसा, रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा है रिसिप्ट में, और एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू पैसा आता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट होती है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट होता है जो पीएसयूज़ के होते हैं,
एक्सटर्नल ग्रांट असिस्टेंट, यूज़र चार्जेस, ये सब सारे जो होते हैं रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रिसिप्ट होते हैं। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, सब्सिडीज़ होती हैं, जैसे सब्सिडीज़ मतलब बहुत सारी स्कीम चलती हैं, जैसे देखो फर्टिलाइजर्स में स्कीम दिया जाता है सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, गैस सिलेंडर्स होता है उसमें सब्सिडी दी जाती है, आयुष्मान भारत हो गया हेल्थ को लेके उसमें सब्सिडी दी जाती है, और मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो ये पीडीएस सिस्टम जो है इसमें भी सब्सिडी दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, भी एक्सपेंडिचर होता है, पेंशन दी जाती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है, फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा एक चीज़ और, अभी ये चीज़ नोट कर लेना, आप अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं है तो अभी भी आप समय बचा है उसको नोट डाउन कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब हम टर्म सुनते हैं ना, डेफिसिट, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब डेफिसिट को ही फाइनेंस कर रहे हैं हम। उसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे वर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सबसे बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो उसमें से करेंसी हम छाप लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हम नई करेंसी छाप के कर रहे हैं तो बहुत ही बेकार, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आता है अगर आपने PYQ कर रखा है तो, ठीक है। तो मार्केट बोरोइंग जो होती है सबसे ज़्यादा होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। उसके बाद हाउस होल्ड सेविंग्स, नॉट स्मॉल सेविंग फंड्स, ठीक है। हाउस होल्ड सेविंग्स मतलब जो बैंक पे पैसा जमा करते हैं, लाइक FD होता है, RD होता है, ये सब जो पैसा लोग नॉर्मली बैंक में जमा करते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में, उसको बैंक से पैसा ले लेती है गवर्नमेंट, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। बट सबसे ज़्यादा मार्केट से पैसा उठाते हैं बोरोइंग के थ्रू। मार्केट बोरोइंग मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं RBI के थ्रू। अब जैसे मैंने सिक्योरिटी खरीदी तो मैंने कुछ पैसा दे दूंगा बैंक को, अब बैंक मतलब RBI क्या करेगा, उस पैसे को गवर्नमेंट को दे देगा और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्लिपेज क्या होता है, इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम फिजिकल स्लिपेज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60% ऑफ GDP, डेप्ट स्टेटस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। टोटल लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, 60% ऑफ GDP जो है ये टोटल लाइबिलिटी ऑफ, और उसमें क्या होता है, पब्लिक डेप्थ होता है, और दूसरा क्या है कि पब्लिक डेप्थ में इंटरनल डेप्थ, एक्सटर्नल डेप्थ। इंटरनल डेप्थ में जो होता है ट्रेजरी बिल होती है, ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, मतलब बिलो 1 ईयर के लिए इशू होता है, लाइक 14 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन, बट नॉट मोर देन ईयर, ये ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल जो होता है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू करता है। कॉमर्शियल CMBs हो गया, डेटेड सिक्योरिटी हो गई, बेस एंड मीन्स एडवांसेस हो गया, रिकैप्ट बॉन्ड्स हो गए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई अगेंस्ट NSSF, गोल्ड बॉन्ड हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। ये एक्सटर्नल डेप्थ में क्या होता है, लोन्स फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, 70% ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ जो है यहाँ से ले आते हैं। बायलेटरल डेप्थ, देखो सिंपल सी बात है ना, आपको भी पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है, तो देश को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, पैसा तो कहीं से उठाएंगे हम, पैसा कहाँ से उठाएंगे, हम ही से उठाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, सिक्योरिटी के बदले हम पैसा देंगे, पैसे से बहुत सारी जो सब्सिडीज़ हो गई या फिर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो चलेंगे, प्रोजेक्ट्स चलेंगे, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, इसको IRGD होते हैं, इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। फॉर द डेब्ट टू बी सस्टेनेबल, द रेट ऑफ रिटर्न्स GDP growth rate should be higher than the rate of interest on loans, that is GDP growth rate greater than rate of interest on loan। ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जिसको GIRD बोलते हैं, इक्वल टू ग्रोथ रेट माइनस इंटरेस्ट रेट, IRGD प्लस 2%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं।
मैंने नोट कर रखा है उसे, जैसे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। टैक्स बाउंसी क्या होती है हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये हमेशा जो है इसको हम परसेंटेज में काउंट नहीं करते, नेवर इन परसेंटेज लिखा है। इट refers increase in GDP has led to increase in tax. Percentage of tax collection डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन GDP इक्वल टू टैक्स बायंसी होती है। नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बायंसी एबव 1 मीन्स हाई responsiveness in tax collection in response to either GDP growth or चेंजेस इन टैक्स रेट। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट उठ के आ सकता है, तो ये चीज़ फार्मूला नोट करके रखो, ये चीज़ को भी नोट डाउन करको, पेन पेपर आप लेके बैठे होंगे। अच्छा, एक टर्म जो है ना इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको बोलते हैं हम एंजल टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल टैक्स क्या होता है? पेड बाय स्टार्टअप कंपनीज। एक्चुअली क्या होता है इसमें कि जैसे बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, तो वो जैसे उनका ना फेस वैल्यू, जैसे शेयर मार्केट में तो फेस वैल्यू अपने शेयर्स जो होते हैं, मतलब वो लिस्टेड कंपनी तो नहीं होती, अनलिस्टेड कंपनी होती है, बट उनकी जो फेस वैल्यू होती है ना उससे ज़्यादा पे अगर सेल करने लग जाती हैं चीज़ों को ना, तब यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता है, जिसको एंजल टैक्स बोलते हैं। अब टेक्निकल टर्म में पढ़ते हैं। पेड बाय स्टार्टअप कंपनीज दो तरीके होती है, लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड होती हैं। लिस्टेड में क्या होती हैं? शेयर्स लिस्टेड इन थ्रू IPO या फिर FPO के थ्रू शेयर इनके लिस्ट होते हैं, जो कि CB देखता है, शेयर्स फॉर पब्लिक, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स लिस्टेड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर्स ओनली फ्यू शेयर होल्डर्स के पास का शेयर होता है। एस्टिमेट फेयर मार्केट वैल्यू बाय डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। बुक वैल्यू मेथड या फिर कैश फ्लो मेथड ये पूछा जा सकता है अकाउंटिंग वगैरह में। तो क्या होता है कि डोमेस्टिक स्टार्टअप जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ दिखने लगता है ना, तब ये सब सारी चीज़ें ये स्टार्ट करते हैं। लाइक स्टार्टअप के लिए क्या होता है, जो अप टू 10 ईयर्स की होती है, टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ का होता है। एंजल टैक्स का प्रोसेस क्या होता है कि नॉट नीडेड टू रीड, ओके। फेयर मार्केट वैल्यू अगर 100 है, इन्वेस्टर जो है उसको 150 रुपये में बाय करता है, तो 50 रुपये पे जो है ना वो टैक्स लगेगा, जो कि इसको एंजल टैक्स बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 100 रुपये का उसका मतलब मार्केट वैल्यू है, उसको 150 रुपये में अगर बेच रहा है, तो 50 रुपये जो है उस 50 रुपये पे टैक्स लगेगा। अगर वो लिस्टेड में तो वो ऑटोमेटिकली सेबी के थ्रू लग जाएगा, बट ये अनलिस्टेड है तो वही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और याद रखना ये एंजल टैक्स होता है ओनली फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? उसमें इक्विटी एंड डेप्थ होता है। इक्विटी क्या होता है? मोर देन 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स but can invest in bonds, government security also. Depth, more than 65% of the investment in the bonds, government security, can invest in shares as well as, ठीक है, काम का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव मतलब प्रिज्यूम करना, ठीक है। प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम, तो क्या होता है? बी प्रिज्यूम a certain percent of received as tax income, you don't make accounts। एग्जाम्पल, स्मॉल टैक्स पेयर्स जो होते हैं कुछ एक टैक्स जो है प्रिज्यूम कर लिया जाता है उनका, और जो फॉर्म 16 होता है जब इनकम टैक्स भरते हैं, अगर सब कुछ ओके है तो जो टैक्स ले लिया गया है वो टैक्स रिटर्न आ जाता है। स्मॉल बिजनेसमैन के साथ भी होता है। ग्रॉस टर्नओवर्स इन लेस देन 2 करोड़, टैक्स रेट 8% जो होता है ग्रॉस टर्नओवर। अब इनका तो नहीं करते, 8% के आसपास जो है इनका मान लिया जाता है टैक्स। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो जब तुम फाइल करते हो इनकम टैक्स तो पैसे वापस आ जाते हैं। और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स हो गए, उसमें क्या है? ग्रॉस टर्नओवर इज़ लेस देन 50 लाख, टैक्स रेट जो है 50% है। उसके बाद एक और इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर 30% ऑफ द मंथली इनकम, अग्निवीर का जो 30% मंथली इनकम जो है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में इनकम में जाएगा। गवर्नमेंट मैटरनिटी सब सारी चीज़ें कहानी मेंटेन अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। नॉन लैप्सेबल फंड, फूड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
ठीक है। आफ्टर अग्निवीर कंप्लीट्स 4 ईयर ऑफ इंगेजमेंट पेड विथ वन टाइम सेवा पैकेज, वो सब जो 22 लाख 24 लाख का ड्रामा चल रहा था, सुना था आपने, वही सब है। सेवा पैकेज इक्वल टू अग्निवीर कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, वही सब है। बस ये याद रखना कि किस रिलेटेड है, अग्निवीर से रिलेटेड है बस। अच्छा, राइज इन ग्लोबल इन्फ्लेशन क्या है? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, एक्सेस मनी इंजेक्टेड बाय सेंट्रल बैंक, रसिया यूक्रेन वार जो है इसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन रेज हो रहा है, रेट हाइक्स बाय सेंट्रल बैंक्स, इसको टैप पर टेंट्रम बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लार्ज स्केल एफआई आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से पैसा बाहर चला जाएगा। रुपी डिप्रिशिएट होगी क्योंकि पैसा बाहर जाएगा तो रुपया डिप्रिशिएट हो जाएगा। डिक्लाइन इन फॉरेक्स रिजर्व होगा क्योंकि सबको डॉलर चाहिए, इसकी वजह से पैसा बाहर जा रहा है। लोअर डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सही बात है। लोअर बॉन्ड प्राइस हो जाएगी, हायर बॉन्ड, हमें पता है ना बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट, जब बॉन्ड प्राइस कम होती है तो यील्ड ज़्यादा होता है, जब बॉन्ड प्राइस ज़्यादा होता है तो यील्ड कम होगा, तो इसकी वजह से होगा कि जो बॉन्ड जिन्होंने ले रखा होगा उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है। रूपी डिप्रिशिएट करेगा तो इंपोर्ट जो है कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपोर्ट थोड़ा चीप हो जाएगा, इसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। सीपीआई जो है एक्सीड करेगा, सीपीआई जो टारगेट है एक्सीडेड टारगेट जो है 6.8% है। इफ़ आरबीआई कैन नॉट मेंटेन इन्फ्लेशन रेंज प्लस माइनस 4% फॉर 3 consecutive quarters, that is 9 months, RBI has to submit report to government why it is not able to manage the things। RBI क्या करती है? इंक्रीज रेपो रेट फ्रॉम 4% to 6.5%, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, SDF जिसको बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नया यूज़ किया गया है जो कि उर्जित पटेल कमेटी से आया था। एक्चुअली क्या होता है ना, जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट होता है और MSF होता है, ये तो दोनों वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। जो रिवर्स रेपो रेट होता था वो वोलेटाइल नहीं होता था, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट में उसको सक करने के लिए इन्होंने SDF को इंट्रोड्यूस किया था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि कोलेटरल फ्री होता है। तो एक टूल यूज़ करेगी RBI, जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में हो जाएगा तो उसको खींचने के लिए ना SDF यूज़ करेगी, जो कि 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के थ्रू आया था। और क्या है, SDF जो है RBI एक्ट 1934 को अमेंड किया जाएगा, उसमें SDF को डाला गया है, जिसको बोल रहे हैं अडॉप्शन ऑफ न्यू मॉडिफाइड पॉलिसी कॉरिडोर। अभी ये बोल रहे हैं मॉडिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, मतलब MSF जैसे 6.75% है। आई थिंक आप लोगों को आइडिया है, MSF रेपो रेट SDF ये सब आइडिया है आपको, मैं इतना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। MSF 6.75% है और रेपो जो है 6.5%, SDF जो है 6.25%, मतलब जो है ना 50 बेसिस पॉइंट का जो है वो गैप दिख रहा है। फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो रिप्लेस्ड बाय SDF modified corridor, SDF is higher than reverse repo, SDF greater than reverse repo ही होता है, ठीक है। ये बाकी डिफरेंसेस वगैरह हैं और इसका इम्पैक्ट जो मैं बता दिया कि मतलब क्या होता है ना, जो बैंक पे एक्सेस लिक्विडिटी हो, रेपो रेट के थ्रू तो चेक करते हैं ना जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो अगर जब मार्केट में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो रेपो रेट कम कर दिया जाता था, जिसकी वजह से पैसा ज़्यादा आ जाता। जब पैसा ज़्यादा हो गया मार्केट में तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से पैसा जो है वापस बैंक में चला जाता है, क्योंकि जब रेपो रेट ज़्यादा हो जाएगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा जो कि वो बैंकों में डिपॉजिट कर देंगे, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है मार्केट की वो बैंक में चली जाएगी। ये साइक्लिकल प्रोसेस है, ऐसे होता रहता है। जब पैसे की ज़रूरत होती है मार्केट को तो रेपो रेट कम कर दिया जाता है, तो लोन रेट कम हो जाता है, तो पैसा खूब सारा मार्केट में आ जाता है। जब खूब सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI जो है रेपो रेट को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ाएगी तो लोग को लोन महंगा पड़ने लगेगा, तो लोगों के पास जो पैसा है वो बैंक में डालना शुरू कर देंगे, तो फिर जो लिक्विडिटी है कम हो जाएगी। ऐसे चलता रहता है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंस जो है रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में।
दोनों में शेड्यूल बैंक्स जो हैं एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल जो है रिवर्स रेपो रेट में चाहिए था, बट इसमें जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में नहीं चाहिए कोलेट्रल। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैच्योरिटी जो होती है ओवरनाइट जो होती थी अप टू 14 डेज़, इसमें ओवरनाइट ओनली है एसडीएफ में। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो कि लिखा है एमपीसी इज़ नॉट एम्पावर्ड टू फिक्स ऑल पॉलिसी रेट, ओनली इट कैन फिक्स रेपो रेट। आरबीआई फिक्सेस सीआरआर एसएलआर। जो सीआरआर और एसएलआर होता है उसको आरबीआई फिक्स करती है, और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है हर 5 साल में गवर्नमेंट करती है। और थर्ड चीज़ जो है एमपीसी जो है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रेपो रेट रिवर्स रेट रेपो रेट को ही मैनेज करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 लोग जो होते हैं आरबीआई साइड से होते हैं, 3 लोग जो होते हैं गवर्नमेंट साइड से होते हैं। उसमें आरबीआई गवर्नर जो होता है उसका चीफ होता है, याद रखो बस। डिसीजन ऑफ एमपीसी आर बाइंडिंग ऑन आरबीआई। चलो, इंक्रीज इन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ईसीआर लिमिट, मतलब डॉलर सप्लाई का बढ़ना, रुपये डिप्रिशिएशन कम करना। M1 M0 M2 M4 आई थिंक ये आपको पता है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये आप उस पीडीएफ से देख लेना, ये बहुत बेसिक है, मैंने अपने लिए लिख रखा था कि मीन्स में काम हो सकता। अच्छा, आगे देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर जो कि इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर का होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व रेशियो, मतलब मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू M3 माइनस M3 अपॉन M0, दैट इज़ ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाई नैरो रिजर्व मनी। मतलब ये है कि जितना पैसा मार्केट में रहेगा उतने बार पैसा जो है मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर। तो तुम्हारा जो ये रेपो रेट है या सीआरआर जो है कम होगा, तो मतलब ज़्यादा पैसा जो है मार्केट में होगा, मतलब सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो जो है कम होगा, तो पैसा ज़्यादा मार्केट में होगा तभी तो कम होगा नहीं। तो जो ज़्यादा पैसा मार्केट में होगा तो मतलब ऐसा हो गया कि मान लो 10 रुपये मेरे पास है, अब 10 रुपये के मैंने कोई सामान खरीदा, जैसे लाइक कि मैंने बेसन खरीदा। अब बेसन से कुछ किसी ने बेसन खरीदा, बेसन से पकौड़ा बनाया, पकौड़े को बेचा, उसके बाद उसने पकौड़े से उसको 10 रुपये 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उस 10-15 रुपये प्रॉफिट से उसने अपने बच्चे की फ़ीस भरी, बच्चे की फ़ीस के लिए जो स्कूल वाला था उसको पैसा मिला, स्कूल वाले ने उस पैसे से घर खरीदा। मतलब ये पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, मल्टीपल टाइम वही पैसा 10 रुपये जो है यूज़ होते होते बहुत बड़ा पैसा बन गया, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर। पैसा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सा चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इंश्योरेंस सेक्टर में इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। पीएम फसल बीमा योजना जो है फॉर लैंड ऑनिंग फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट्स फार्मर, ड्रॉट कंसर्न होता है। स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन फ्लेक्सिबल टू एड लेस ड्यू द अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मतलब ये ऐसा है कि जो क्रॉप होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ये इंश्योरेंस है, जो कि मतलब पहले से डिसाइड हो जाता है। लाइक मतलब ऐसा है कि हर सीज़न के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मतलब खरीफ क्रॉप के लिए 2% होगा और रबी क्रॉप के लिए 1.5% है, क्योंकि खरीफ क्रॉप उसमें क्रॉप में ज़्यादा चांसेस हैं कि डैमेज होने, क्योंकि वहाँ पर बारिश वगैरह हो सकती है, इससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। बट जो रबी क्रॉप जैसे वीट वगैरह का होता है तो डैमेज के चांसेस कम होते हैं।
तो इसमें 1.5% जो है वो फार्मर भरता है, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपना भरते हैं। आगे पीएम श्रम योगी मानधन क्या होता है? 18 से 40 साल के लिए है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो अर्निंग लेस देन 15,000 होते हैं पर मंथ, और 50% कंट्रीब्यूशन होता है। 50% तुम दोगे, 50% गवर्नमेंट देती है। 50% टू स्पाउस को मिलता है, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है तो, जब डेथ हो जाती है तो 50 जो शायद मतलब पेंशन बनेगी उसका हाफ जो है स्पाउस को मिलेगा। अटल पेंशन योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 18 to 40 ईयर्स के लिए होता है, मतलब 18 to 40 ईयर्स के बीच में आप ले सकते हो। अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए होता है, प्लस एनी बॉडी कैन ज्वाइन। और इसमें क्या है, मान लो तुम्हारी डेथ हो जाती है तो पूरी पेंशन जो है तुम्हारे स्पाउस को मिलेगा, जो कि पीएम श्रम योगी मानधन में हाफ मिलता था। उसके बाद क्या है, इंक्रीज करेंसी विथ पब्लिक डिवाइड बाय डिपॉजिट विथ बैंक्स, दैट इज़ लेस मनी टू गिव लोन, मनी मल्टीप्लायर। तो आगे का लिखा था, ठीक है। एनपीएस और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन है और न्यू पेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं जो कि 2004 से पहले होता था, और न्यू पेंशन जो है 2004 के बाद है। ओल्ड पेंशन जो है डिफाइंड बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट, 50% सैलरी मिलती थी, मतलब जो पैसा मिलता था 50% ऑफ सैलरी जो होती थी वो पेंशन के फॉर्म में मिलता था। मतलब लास्ट सैलरी आपकी होती थी, 2004 के पहले की एम्प्लॉई हैं तो आप 60 साल पर रिटायर होते थे, तो मान लो आपकी सैलरी 80,000 रुपये, तो आपको 40,000 रुपये पेंशन मिलते थे। बाकी जो और आपने जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है पीएफ या फिर अदर फॉर्म में, वो आपको एक साथ मिल जाता था। न्यू पेंशन में क्या है, नो डिफाइंड बेनिफिट बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्ट इन कॉर्पस शेयर बॉन्ड्स डिबेंचर, 60% ऑफ फंड्स लमसम, 40% ऑफ फंड जो है कि इन्वेस्टेड अगेन। एनी इंडियन सिटीजन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट कैन ज्वाइन, एज जो है 18 to 70 ईयर्स है, मतलब ये सब के लिए है। पहले क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता था, एलपीएस कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और इसमें प्रीमेच्योर एग्जिट भी अलाउ है। आगे करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इनफ्लो को पॉजिटिव बोलते हैं, आउटफ्लो को निगेटिव। मतलब इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा बाहर जा रहा है, सिंपल सा वर्ड से मतलब है। यूजुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव होता है। CAD जो होता है, इंडियाज़ मैकेंडाइज ट्रेड जो है निगेटिव है सिंस 1991। ट्रेड ओपननेस जो है, ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट जो है वो उस पर डिपेंड करता है। इंडिया रिसीव्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट, अच्छा इंडिया जो है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेमिटेंस जो है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा बाहर से पैसा आता है फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट नहीं होता है, इसको याद रखना, ठीक है। वो तुम्हारा पैसा होता है, वो ट्रेड का पैसा नहीं होता कि FDI में काउंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट, वो नहीं होता। तुम्हारे लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ से पैसा अपने देश में भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है वो इंडिया को मिलता है, उसके बाद मैक्सिको, तीसरे नंबर पे चाइना है। टॉप 3 एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से जो होता है वो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फिर थर्ड जो है जम्स एंड ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जम्स एंड ज्वेलरी। टॉप 3 इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गोल्ड, ठीक है। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व जो है लेस दैन एक्सटर्नल डेप्थ से कम है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है। IMF का जो SDR है पार्ट ऑफ, ठीक है, डेप्ट सर्विसेज रेशियो इक्वल टू डेप्ट सर्विस पेमेंट अपन करेंट अकाउंट रिसिप्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा जो है सोलर, फिर विंड, फिर बायो पावर, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फिर उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर, वेस्ट एनर्जी, सबसे याद रखो सोलर, फिर विंड, फिर बायो पावर। GVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो है क्रॉप्स जो है 55% जो है,
फिर उसके बाद लाइव स्टॉक जो है 30%, फिर फॉरेस्ट, फिर फिशिंग। ठीक है। इंडिया नेट एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, मेजर सोर्स ऑफ इंपोर्ट जो है वो इंडोनेशिया, यूक्रेन और यूएसए से है। एग्रीकल्चर का जो इंपोर्ट है इंडोनेशिया से, लाइक पाम ऑयल होगा, यूक्रेन से जो है वो भी सनफ्लावर ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हम यूक्रेन से मंगाते हैं। फिर उसके बाद यूएसए से जो है एग्रीकल्चर की चीज़ें। और टॉप एग्रीकल्चर इंपोर्ट कमोडिटीज़ जो है, जो कि वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर वियतनाम, फिर यूएई, फिर बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा हम यूएसए को भेजते हैं, फिर वियतनाम को, फिर यूएई, फिर बांग्लादेश। एक्सपोर्ट कमोडिटी जो है राइस, बोथ बासमती एंड नॉन बासमती राइस जो है। मरीन प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिर शुगर जो है। राइस, मरीन प्रोडक्ट्स, देन शुगर, ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेज जो हैं चाइना, यूएई एंड यूएसए। टॉप 3 एक्सपोर्ट जो हैं सबसे ज़्यादा, हम टॉप 3 एक्सपोर्ट जो हैं हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। टॉप 3 एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो है एनर्जी गुड्स जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, देन जेम्स एंड ज्वेलरी है। टॉप 3 इंपोर्ट इनटू इंडिया क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गोल्ड। टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेज जो हैं चाइना, यूएई एंड यूएसए। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो हम करते हैं चाइना से, फिर यूएई, फिर यूएसए से करते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, यूएसए को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हमारा जो है इकोनॉमिक सर्वे हो गया। मैंने कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करने के लिए। अब 40 मिनट में इतना ही हो पाएगा भाई, इससे ज़्यादा तो करने के लिए तो फिर प्रॉपर मैं भी 5 घंटे 10 घंटे का वीडियो बनाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो बजट वाला है ना वीडियो, उसको मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 45 मिनट का वीडियो हो गया है। तो बजट वाला पार्ट जो है ना उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो काम की चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं बजट के साथ। चलिए फिर, थैंक यू।